नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज से ही हम शुरू कर रहे हैं अपना ऑनलाइन कोर्स। ये हमारा पहला क्लास है और इसमें हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से और फॉरेन पॉलिसी। ये 2 यूनिट हमारी सबसे पहले होगी और ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम से जुड़े हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, पीजीटी, DSSP, एस्टेट, किसी भी एग्ज़ाम से जुड़े हो तो आईआर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा-सा अलग टाइप का भी आईआर होता है और कई सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है कि सर जी हम समझ नहीं पाते कि आईआर से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो अब आप यदि आप हमारी क्लास जॉइन करोगे तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान हो जाएगा और जब आप कोर्स कर लोगे और जब आपके हाथ में पेपर आएगा, तब आप कहोगे कि आईआर तो बहुत आसान है, बहुत आसान आईआर। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ठीक से पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा टाइम इसको देना होता है, काफ़ी टाइम आपको देना होता है। उसका कारण भी ये मैं बता देता हूँ कि जब आप पढ़ते हो, कॉलेज के अंतर्गत पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हो, तो ये आपको ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, या तो आपको पढ़ाने वाले ठीक नहीं है या आप खुद से भी पढ़ते नहीं हो अच्छे से। और जो बुक्स आप देखते हो, हिंदी के अंतर्गत देखते हो, तो हिंदी में ऐसी कोई भी बुक नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन से, जो आपको ठीक से समझा पाएँ। इंग्लिश में ज़रूर कुछ किताबें हैं, अच्छी किताबें, लेकिन हिंदी में इसके लिए कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी किताब आप मुझे बताओगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा, हिंदी में इनके लिए कुछ भी अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ में क्या होती है कि हम इनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक से इसको पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते भी हैं तो एक-एक पेज के रूप में हम पढ़ लेते हैं। कोई गाइड लेके आते हैं और 1 पेज या 2 पेज में हम इनको निपटा देते हैं और फिर याद करते रहते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। आप सबको बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। मेरा ये मानना है कि जो भी आपको आता नहीं हो और जो भी आपको टफ़ लगता हो, उसको आप इतना डिटेल से समझ जाइए, इतना डिटेल से समझ जाइए और पढ़ जाइए कि जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सको। जो आपको टफ़ लगता है, जो सेगमेंट आपको टफ़ लगता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उसको ज़्यादा पढ़िए, जिससे आपकी एक बेहतर समझ विकसित हो जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये जो अप्रोच पढ़ेंगे, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। बहुत डिटेल से हम इसको पढ़ने वाले हैं और शुरुआत हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से हमारा जो ये अप्रोच है, इसको हम पढ़ेंगे, तो एक बार देख लीजिए। तो शुरुआत आज की जो क्लास रहेगी हमारा रियलिज़्म से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। सेकंड जो क्लास है वो हमारी रहेगी नियो रियलिज़्म पर। तो सेकंड क्लास इसके ऊपर रहेगी हमारी। तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास के अंतर्गत ये 2 अप्रोच हो जाएगी। पहला आइडियलिज़्म और दूसरा नियो लिबरलिज़्म हो जाएगा। चौथा जो क्लास है, चौथा क्लास इस पर हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म। पाँचवाँ क्लास है वो हो जाएगा क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी और उसके बाद में 6th क्लास फेमिनिज़्म हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्निज़्म हो जाएगा 7th क्लास। और यदि हम नेट की बात करें तो नेट के सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और DSSP दे रहे हो तो आपके लिए 2 थ्योरी और पढ़ना आवश्यक है। पहला गेम थ्योरी और दूसरा सिस्टम थ्योरी। गेम थ्योरी और सिस्टम थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। DSSP में तो गेम थ्योरी से 10-10 क्वेश्चन आए हुए हैं नॉन स्टॉप। ओके। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर भी सिस्टम थ्योरी और गेम थ्योरी से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो इन सबको हम देखने वाले एक-एक करके हम देखेंगे। और आपके लिए गेम थ्योरी और सिस्टम थ्योरी यदि आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक बार इनको छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, हम पढ़ा तो रहे हैं आपको, तो इनको भी आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे और शुरुआत में आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से आपको समझना है। जब क्लास करते हो तो एकदम बंद रूम होना चाहिए आपका और कान में ईयरफ़ोन होना चाहिए और एकदम ध्यान से आप क्लास इसको कीजिए, तभी आपकी बेहतर समझ बनेगी। क्योंकि आप थोड़ा-सा भी माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करोगे, तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी आपको बताया जा रहा है, बहुत ध्यान से आप सुनिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं आपको ठीक से एक बार बता देता हूँ, तो आप कभी नहीं इसको नहीं भूल पाओगे। लेकिन आपको समझना है, एक बार आपको समझना है, ठीक से आपको समझना है। समझाने की ज़िम्मेदारी मेरी है और ये काम मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। ओके? तो समझाने का काम है, बस आप ठीक से इसको समझिए, जो बताया जा रहा है उसको फ़ॉलो कीजिए। बस इतना आप काम कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो ये हमारी अप्रोच है। ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में एक बार बता देता हूँ, यदि पहला वाला क्लास किसी ने नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा, तो इसके बारे में अब आपको बता देता हूँ। तो इस कोर्स के अंतर्गत हम एनटीए नेट का कंप्लीट सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट का हो, वो भी हम कवर करेंगे। पीजीटी, DSSP और एस्टेट, इन सब के सिलेबस को हम कवर करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे। और इसके साथ में ही नेट का जो फर्स्ट पेपर है, नेट का जो फर्स्ट पेपर है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें 10 यूनिट आपको मिलती है।
सभी वीडियो क्लासेस के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे, जैसे ये क्लास है, इसी प्रकार से आपको आगे भी क्लासेस मिलेगी और बहुत अच्छी क्लासेस आपको मिलेगी। पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, करंट अफेयर्स की कुछ स्पेशल क्लासेस चलेगी। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, उसी समय आपको करंट अफेयर्स की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएगी। साथ में तो हम पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स है वो इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें तो साथ में चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम के समय इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया जाएगा। क्लास नोट्स रहेंगे, इसमें सॉफ्ट कॉपी रहेगा, एक बार आपको पढ़ाया जाएगा और क्लास जैसे खत्म करोगे आप, जो भी पीडीएफ दिया जाता है उसको आप ठीक से पढ़िए और जो ठीक लगे उसको नोट्स बना लीजिए और कई सारे हम क्वेश्चन करेंगे। लगभग 2000 का मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, लेकिन उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। साथ-साथ भी क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे ये हमारा अप्रोच हो जाती है, तो इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है उसको हम साथ में ही सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे जब भी आपका एग्ज़ाम हो। तो इस प्रकार से ये सब हम कवर करने वाले हैं। फीस कितना है? तो फीस 1 मंथ के लिए हमने फ्री सब्सक्रिप्शन रखा है। जिसको लगता है कि ठीक से नहीं पढ़ाएँगे, उनके लिए फ्री सब्सक्रिप्शन है। यदि आपको लगता है कि ठीक से गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो आप पेड कर सकते हो शुरुआत के दिनों के अंतर्गत ही। 3 मंथ के लिए 1000 है, 6 मंथ के लिए 1800 है, 12 महीने के लिए 3000 है और 2 ईयर के लिए 4000 है। तो इस प्रकार से फीस स्ट्रक्चर है। यदि आपको ये जॉइन करना 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, तो आप हमें कॉल कीजिए। आप हमें कॉल कीजिए या आप व्हाट्सएप के द्वारा भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कीजिए। तो इस पर आपको जानकारी दे दी जाएगी कि 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे आपको लेना है। ओके, तो वहाँ पर आपको डिटेल से सभी प्रकार की जानकारी दे दी जाएगी। तो शुरू करें आइए। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, क्लास आप देख रहे हो तो ध्यान से आप देखिए। यदि टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिए, लेकिन क्लास जब आप कर रहे हो तो नॉन स्टॉप आप क्लास कीजिए। 1 से 1.5 घंटे की जो भी क्लास है, उसको एक बार में कीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए और यदि कुछ ठीक लगता है तो उसको नोट भी कर लीजिए। ये जो स्लाइड्स है, ये सबको ये सभी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा कुछ नोट्स है, अलग से कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए और फिर उनको एक बार फिर से रीड कर लीजिए। तो जो भी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएँगे, जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आईआर से। आपके पास में यहाँ पर 2 शब्द है, पहला इंटरनेशनल रिलेशन और सेकंड आपके पास में जो शब्द है वो है थियरी। इसी को समझ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि थियरी क्या होता है? थियरी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी-कभी। तो क्या होता है थियरी? थियरी का काम क्या होता है? आप देखते हो कि आपके आसपास कई सारी घटनाएं होती है। इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, आपके सामने या आपके आसपास बहुत सारी घटनाएं होती है। इस वर्ल्ड के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। अक्सर आप सुनते हो कि अमेरिका ने ऐसा कर दिया, भारत ने ऐसा कर दिया, उन दोनों के बीच का रिलेशन खराब हो गया, उस वहां पर युद्ध हो गया, यहाँ पर बॉर्डर पर दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे देश के लोग वहां जा रहे हैं, वहाँ की डेमोक्रेसी हमारे यहाँ आ रही है, विचारधारा आ रही है, जा रही है। ओके, तो ये सब आप घटनाएँ देखते रहते हो। लेकिन हमें इसमें एक सिस्टम ढूँढना होगा, ये जो भी घटनाएँ इंटरनेशनल रिलेशन में हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये वर्ल्ड के अंतर्गत जो घटनाएँ हो रही है, उसके घटने का क्या कारण है? पहली बात, सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी घटनाएँ आप देखते हो, न्यूज़पेपर में आप देखते हो या कहीं से भी आप सुनते हो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई, वो क्यों हो रही है? उसका कारण और जो प्रॉब्लम आती है, कोई भी घटना घटती है, उसके उसके कारण जो भी समस्या आती है, उसका समाधान हम क्या करें? समझिए इसको। मान लेते हैं कोई घटना घटती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत, कोई भी घटना होती है, जैसे एक्स देश ने वाई देश पर हमला कर दिया, ये एक घटना घट गई। तो हम सबसे पहले थ्योरी के अंतर्गत स्टडी करते हैं कि ये क्यों हुआ? इनके बीच में ये युद्ध क्यों हुआ? यानी इनके बीच की समस्या क्या है? इनके बीच की समस्या क्या है? ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसको समझेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, आखिर हुआ क्यों? ये आखिर क्यों हुआ? एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण क्यों हुआ? पहले तो हम समस्या को समझेंगे, उसके बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आखिर ये घटनाएँ क्यों हो रही है? और तीसरा हमारा स्टेज रहेगा, उसका हम समाधान करेंगे कि इन 2 देशों के बीच में वार है या इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन थियरी में यही हमें पढ़ना होता है कि समस्याएँ क्या है? पहले तो हम पूरे विश्व को देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें समस्याएँ क्या है? उसके
बाद में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे समझ रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद में हम समाधान भी देंगे। समाधान के ऊपर भी फोकस रहता है किसी भी थ्योरी में। तो ये होता है थ्योरी का बेसिक्स। सबसे पहले हम विश्व की घटनाओं को ठीक से हम देखेंगे, समस्या को हम देखेंगे, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट जो हमारा स्टेज रहेगा, उसमें हम समाधान किसी भी समस्या का करेंगे। तो क्या हुआ, थ्योरी में क्या करेंगे, विश्व में घटने वाली घटनाओं का विश्लेषण हमें करना है। हमें ये देखना है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो कोल्ड वार चलता है उसका कारण क्या है। ये हमें देखना है कि कोल्ड वार के होने का कारण क्या है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आई और कौन सी समस्या का हम समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हमें एनालिसिस करना है। और हमें ये भी देखना है क्या इसके बीच में कोई फिक्स पैटर्न काम कर रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है, और हमें इनके बीच का जो रिलेशन है इसमें फिक्स पैटर्न को हमें समझना होगा कि ये घटनाएं आखिर किससे हो रही है, क्यों हो रही है। फिक्स पैटर्न ढूंढना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में दुनिया को देखने का एक नजरिया हमें देते हैं। दुनिया को आप किस रूप में देखते हो। कुछ थेरीज आएगी, वो कहेगी दुनिया के बीच में तो बहुत प्यार और मोहब्बत है, उनके बीच में तो लगातार सहयोग हो रहा है, ऐसा वो देखेंगे। कुछ थेरी आज आएगी, वो बोलेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के बीच में तो हमेशा झगड़े होते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, संघर्ष होता रहता है और लगातार अपने पावर को अधिकतम करें। कुछ ऐसा भी कहेंगे, कुछ ऐसा आएंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी नहीं है, केवल महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है और जो भी युद्ध होते हैं वो केवल और केवल पुरुषों के कारण होते हैं। कुछ थ्योरीज ऐसा कहेंगी। कुछ थ्योरीज आएगी कि आप इनको समझ ही नहीं रहे हो, ये जो कुछ चल रहा है मानव के स्वभाव के कारण चल रहा है। ओके, जैसा मानव का स्वभाव है वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर की घटनाएं घट रही है। कुछ थ्योरीज आएगी वो ऐसा कहेंगे। तो ये सभी जितने भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे वो आपको विश्व को देखने का एक नजरिया देगा, विश्व को देखने का एक नजरिया आपको देगा। जैसे ये पेन है, इस पेन को यदि कोई सामने से देखेगा तो ये पूरा दिखेगा, ये एक अप्रोच हो गई। दूसरा अप्रोच हो सकता है इस पेन को इस साइड में कोई देखे तो उसको कुछ अलग टाइप में देखेगा, यदि कुछ इस साइड से देखे तो भी हो सकता है कुछ अलग टाइप में ये पेन आपको दिख जाए। तो अप्रोच का भी यही काम है, अप्रोच के द्वारा भी यही किया जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो घटनाएं घट रही है वो आखिर क्यों घट रही है। और यदि आपको विश्व को समझना है, विश्व के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं को आपको समझना है तो उसके लिए आपको थ्योरी समझना होगा। तीसरा पॉइंट है, ये रिलेशन बताती है कॉज और इफेक्ट में, कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव। थ्योरीज का क्या काम होता है, थ्योरीज का काम होता है कोई घटना घट रही है, शीत युद्ध हो रहा है तो उसका कारण क्या है, उसके होने का कारण क्या है, पहला पॉइंट। और इस कोल्ड वार का क्या प्रभाव पड़ेगा इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या दो देशों के बीच में यदि कोई युद्ध होता है या कोई भी कोल्ड वार चलता है या अन्य प्रकार की घटनाएं होती है। पहला पॉइंट उसका कारण क्या है और दूसरा उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये जो कॉज और इफेक्ट है इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है इसको भी हमें समझना होता है। तो हमें थ्योरीज की जरूरत होती है। फिर वो क्या करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे। ये क्या होता है, कुछ अप्रोच ऐसी हम पढ़ेंगे। वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत, या आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन कह लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन में या इस वर्ल्ड में जो भी घटनाएं घट रही है उसका एक कारण है, वो कारण को ढूंढेंगे और फिर वो कारण के रूप में ही अपना सिद्धांत बना देंगे। जैसे एक थ्योरी है, मान लेते एक्स थ्योरी है, वो ये कहता है कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो घटनाएं घट रही है उसका कारण क्या है, पावर। सभी देश अपनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, प्रत्येक जो देश है अपनी पावर को अधिकतम करने का प्रयास करता है, इसलिए जो भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे कारण है केवल केवल और एक की पावर। तो ये एक थ्योरी बन गई जो कहता है कि जो भी घटनाएं घटेगी उसके पीछे ये कारण होगा कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को अधिकतम करना चाहता है। तो इस प्रकार से इसका क्या किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है। साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं हम, जैसे इस पेन को आप नीचे फेंकोगे तो ये नीचे गिर जाएगा, इस पेन को आप ऐसे छोड़ दीजिए तो ये नीचे गिर जाएगा। आप किसी भी वस्तु को यदि छोड़ देते हो ऐसे तो वो नीचे की तरफ आएगा, ये एक जनरलाइजेशन हो गया, जनरलाइजेशन हो गया। उसी प्रकार से इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स के अंतर्गत भी ऐसा ही हम पढ़ते हैं। कई सारे स्कॉलर आएँगे जो कि बताएँगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो भी घटनाएँ घट रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और ये फिक्स है। वो फिक्स करने की बात करेंगे कि इसी कारण से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में घटनाएँ घट रही है, तो ये कर देंगे उसका जनरलाइज़ेशन। लास्ट में प्रिडिक्शन वो करेंगे और कुछ उसकी मान्यताएँ भी होगी। जो थ्योरीज़ है वो भविष्यवाणी भी करेंगे। भविष्यवाणी का एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी विशेषता होती है थ्योरी की। प्रिडिक्शन वो करेंगे कि अभी कोल्ड वॉर हो गया और यदि कोल्ड वॉर बीच में कोल्ड वॉर के यदि कोल्ड वॉर अभी समाप्त हो जाएगा तो युद्ध हो जाएगा। कुछ ऐसे विचारक आएँगे, वो कहते हैं कि जब तक कोल्ड वॉर चल रहा है तब तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत पीस रहेगा। जैसे ही कोल्ड वॉर समाप्त हुआ तो युद्ध हो जाएँगे। आगे हम पढ़ेंगे केनेथ वाल्ट्ज़ को हम पढ़ेंगे और मियासमर को हम पढ़ेंगे तो वो बताएँगे कि कोल्ड वॉर जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ये समाप्त हो गया तो युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ऐसी बात भी करते हैं। तो ये प्रिडिक्शन भी करते हैं। थ्योरी के अंदर प्रिडिक्शन भी किया जाता है। जनरलाइज़ेशन यानी एक सामान्य नियम बनाया जाता है कि हर घटना के पीछे यही कारण है और यदि ऐसी घटना आगे भी घटती है तो उसका कारण भी यही होगा और वो ये बता देंगे कि यदि ऐसा हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या होगा, तो वो सब कुछ फिक्स कर देंगे। फिक्स कर देंगे, उसी को हम कहते हैं जनरलाइज़ेशन। जनरलाइज़ेशन हम कह देंगे, जैसे अभी मैंने बताया साइंस के अंतर्गत कहते हैं कि इस पेन को आप यदि छोड़ोगे तो नीचे की तरफ गिरेगा। तो एक नियम हो गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया कि आप किसी वस्तु को छोड़ते हो तो वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा और जो टाइम लगेगा वो भी सभी में समान लगेगा। इस तरह से कुछ रूल बना दिया जाता है साइंस के अंतर्गत। इसी प्रकार के कुछ जनरल रूल बनाने का काम इंटरनेशनल थ्योरीज़ के द्वारा भी किया जाता है। रिलेशन हमने बात किया, कॉज़ और इफ़ेक्ट के बीच में दुनिया को देखने का एक नज़रिया और विश्व में घटने वाली जो भी घटनाएँ हैं, विश्व के अंतर्गत जो भी घटनाएँ घटती है, उसके पीछे क्या है, उसका एनालिसिस यदि आपको करना है, तो आपको समझना होगा थ्योरीज़ को। तो ये होता है आपका थ्योरी। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। यदि समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर देना, अगली क्लास में एक बार फिर से हम बात कर लेंगे। तो थ्योरी समझ में आ गया कि थ्योरी क्या होता है और उसमें काम क्या किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है आखिर? ये एक देश का दूसरे देशों के साथ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन स्थापित करते हैं। जैसे एक परिवार हो सकता है, 2 परिवारों के बीच में जिस प्रकार से रिलेशन होता है कि एक परिवार अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने दूसरे परिवार पर, एक समाज पर, एक राष्ट्र पर निर्भर रहता है। उसी प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी चलता है। जैसा आपके आस-पास जो होता है, उसी प्रकार से हम इंटरनेशनल रिलेशन को भी समझ सकते हैं। हमारी कुछ नीड्स होती है, जैसे इकोनॉमिक नीड्स हो सकती है हमारी कुछ आवश्यकताएँ हो सकती है, जैसे हमारे देश में पेट्रोल नहीं है, डीज़ल नहीं है, गैस नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दूसरे देशों के साथ में व्यापार करना होगा और इसी व्यापार को हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। दूसरी बात, आपके देश में डिफेंस ठीक से नहीं है, आपके पास में अच्छे हथियार नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, दूसरे देशों से लेना होगा। इसी को कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इसी को हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं और ये कई तरह से हो सकता है। पॉलिटिकल हो सकता है, कल्चर रूप में हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है और मिलिट्री हो सकता है, स्ट्रैटेजिक भी एक हम कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कई सारे देशों के बीच के में जो रिलेशन है, हमारा रिलेशन दूसरे देशों के साथ में है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशन और हमें अब पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन के सिद्धांत, यानी इंटरनेशनल रिलेशन को आप कैसे समझोगे? इंटरनेशनल रिलेशन में हम दूसरे देशों के साथ में कोई संबंध बना रहे हैं, किसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है, ये ढूँढने का प्रयास किया जाएगा। जो भी विश्व के अंतर्गत हो रहा है, अमेरिका भारत के साथ में रिलेशन बना रहा है, सोवियत संघ बना रहा है, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो आखिर क्यों हो रहा है? तो जो भी घटनाएँ हैं, वो हमें समझना है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो उसके लिए आपको आवश्यकता होगी थ्योरी की। ओके, तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यवहार किया जाता है, वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत जो व्यवहार किया जाता है, उसको समझाने का काम थ्योरी के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट।
तो आगे हम पढ़ेंगे विश्व के अंतर्गत घटनाएँ घट रही है, उसको समझाने के लिए कौन-कौन सी थ्योरीज़ आई, बहुत सारी थ्योरी आएगी, वो अलग-अलग दृष्टिकोण देखेगी, विश्व को देखने का अलग-अलग नज़रिया आपको देखेगा। कोई कहेगा ऐसा विश्व है, कोई कहेगा इतना है, कोई कहेगा मोहब्बत और प्यार इस विश्व के अंतर्गत है और कोई कहेगा कुछ नहीं है, इस विश्व के अंतर्गत तो केवल कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस प्रकार से कई सारी अप्रोच आएगी और वो अपना-अपना व्यू देगी। तो एक-एक करके समझते हैं जितनी भी अप्रोच है उन सबको हम समझने का प्रयास करते हैं और शुरुआत करते हैं रियलिज़्म से, यथार्थवाद से। यथार्थवाद से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड में चलते हैं। थोड़ा-सा बैकग्राउंड में चलते हैं क्योंकि आखिर ये आया कैसे, इसको थोड़ा-सा समझिए आप। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो वो भी क्या है, एक घटना है, एक बड़ी घटना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उस घटना से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कई सारे लोगों की इसमें मृत्यु हुई और इकोनॉमी जो सिस्टम है वो पूरा क्रैश कर गया सभी देशों का। यूरोप की हम बात करें, मुख्य रूप से यूरोप की हम बात करें, तो का उनका इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो भी क्रैश हो गया उसके बाद में, तो प्रॉब्लम उनको बहुत सारी हुई और बहुत सारी लोगों की मृत्यु उसके अंतर्गत हो गई। तो फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो स्कॉलर थे, उनके सामने समस्या थी कि इस विश्व में हम कैसे शांति स्थापित करें? इस विश्व के अंतर्गत जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको हम किस प्रकार से पीसफुल एनवायरनमेंट के रूप में चेंज करें? तो ये पहला क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम कैसे पीस में चेंज करें? कैसे हम शांति स्थापित करें? और इसी शांति को स्थापित करने के लिए एक विचार आता है जिसका नाम होता है आइडियलिज़्म, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे, जो हमारा 3rd क्लास होगा, उसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पीस में बदलने के लिए पहला जो थ्योरी आता है वो है आइडियलिज़्म, जिसको हम आदर्शवाद भी कहते हैं और दूसरा नाम है उसका लिबरलिज़्म, उदारवाद भी हम कहते हैं। उसके बीच का जो डिफरेंस है वो मैं बाद में बताऊँगा। तो इस प्रकार से एक थ्योरी आती है और वो कहता है कि नहीं, हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन बना देंगे, कुछ हम संगठन बना देंगे और कुछ हम कानून बना देंगे और उसके बाद में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको हम पीस में बदल सकते हैं। ओके? तो 1919 के अंतर्गत नेशनल लीग को बनाया जाता है वुडरो विल्सन के द्वारा, उसको हम बाद में भी डिटेल से हम देखेंगे। तो वुडरो विल्सन के द्वारा कहा गया कि हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन हम बनाएँगे और दूसरा इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन के द्वारा विश्व के अंतर्गत जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम समाप्त कर देंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है, उसको हम पीस ज़ोन में बदल देंगे। ऐसा विचार सबसे पहले 1920 के आसपास इंटरनेशनल सिस्टम में आ चुका है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो जो बात आदर्शवादियों ने कही थी, जिनका नाम उदारवादी भी है, क्या अंतर है मैं फिर से बताऊँगा आपको। तो आप इसमें इसको एक ही समझिए, अभी जब मैं नाम ले रहा हूँ उदारवाद, तो इसको आप आदर्शवाद समझ लीजिए और जब मैं आदर्शवाद नाम लेता हूँ, तो आप उदारवाद समझ लीजिए। दोनों एक ही है, डिफरेंस मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो ये जो विचार आया था 1920 के अंतर्गत आदर्शवाद का, वो कह रहा था कि हम पीस में चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो ये जो थ्योरी थी, आइडियलिज़्म की जो थ्योरी थी, वो फेल हो जाती है, जो कि कह रहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन में या इस वर्ल्ड सिस्टम में हम शांति को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, शांति को हम ला सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब हमें इस विषय को समझना है कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हो रहा है? सभी लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, एक-दूसरे से कोएलिशन कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर इस विश्व में क्या चल रहा है? ये इतनी घटनाएँ क्यों हो रही है? सभी एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया है। तो अब हमें समझना है इस विश्व को। यदि इस विश्व को समझना है तो हमें एक नई अप्रोच की शुरुआत क हमें एक नई अप्रोच को देना होगा, हमें एक नई अप्रोच को लाने होगा। इसी को हम कहते हैं रियलिज़्म, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर घटना हो चुकी है। इस घटना को समझने के लिए और आगे आने वाले विश्व के अंतर्गत 1945 के बाद में जो घटनाएँ घटेगी, उसको समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको प्रिडिक्शन करने के लिए कि आगे क्या हो सकता है, इसी के लिए आता है यथार्थवाद का थ्योरी, जिसको हम अप्रोच भी कहते हैं या थ्योरी भी कहते हैं। दोनों एक ही मान के अभी के लिए आप चलिए। तो रियलिज़्म क्यों आया? रियलिज़्म आया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, वर्ल्ड सिस्टम को समझने के लिए। इसको आप और यदि सिंप्लीफाई करो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत जो घटनाएँ घटी उसके कारण को जानने के लिए और 1945 के बाद में जो भी
इंटरनेशनल वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत होने वाला है, उसको समझाने के लिए आगे क्या हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए रियलिज़्म की शुरुआत होती है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली थ्योरी की, जिसका नाम है रियलिज़्म। तो 1930 के बाद में जो घटनाएँ घटी, उन घटनाओं का विश्लेषण इसके द्वारा किया जाएगा। 1930 के बाद में जर्मनी किस प्रकार से अपनी पावर को अधिकतम करता है, हिटलर किस प्रकार से पावर को सेंट्रलाइज़्ड करता है और फिर किस प्रकार से इटली, जापान, जर्मनी किस प्रकार से एक होते हैं। दूसरी तरफ है रूस, इंग्लैंड या जिसको आप ब्रिटेन कहते हो, फ्रांस, अमेरिका, ये किस प्रकार से एक जगह आते हैं और फिर किस प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। तो इन सबको समझाने के लिए रियलिज़्म का थ्योरी आता है। तो रियलिज़्म में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि 1930 के बाद में जो घटनाएँ आई, उसको हम समझेंगे, उसका एनालिसिस इसके अंतर्गत करेंगे। इसकी शुरुआत आदर्शवाद की आलोचना के रूप में हुई। ये हमने अभी डिस्कशन किया। आदर्शवाद जो कह रहा था, यदि आप ऑर्गेनाइज़ेशन बना दोगे और ये आप इंटरनेशनल कानून को लागू कर दोगे, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी वॉयलेंस हो रहा है, उसको पीस में बदला जा सकता है। ऐसा कहा गया, लेकिन ये फेल हो गया। तो यहाँ पर आलोचना के रूप में रियलिज़्म की शुरुआत हुई। तो रियलिज़्म क्यों आया? पहला 1930 के बाद में जो विश्व के अंतर्गत बड़े-बड़े चेंज हो रहे थे, उसको समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, आदर्शवाद की आलोचना करने के लिए। आदर्शवाद यहाँ पर फेल हो चुका है और फिर उसके क्रिटिसिज्म के रूप में यहाँ पर रियलिज़्म का थ्योरी आता है। ये क्या कहता है? एक लाइन में आपको यदि कोई पूछे तो रियलिज़्म क्या है? तो रियलिज़्म है जैसा विश्व है उसको उसी रूप में देखना। जैसा विश्व आपको दिखाई देता है उसको उसी रूप में देखना, उसी को तो हम कहते हैं रियलिज़्म। रियलिज़्म वास्तव में आपके सामने क्या हो रहा है? यथार्थ या रियल आपके सामने क्या हो रहा है, इसको तो देखिए आप। अपने आस-पास क्या हो रहा है, वर्ल्ड के अंतर्गत क्या हो रहा है और जो हो रहा है उसी को आप समझिए और उसी के आधार पर प्रेडिक्शन कीजिए कि आगे क्या हो सकता है। यही तो होता है रियलिज़्म। समझ में आया रियलिज़्म क्या होता है? जैसा विश्व आपको दिखाई देता है, जो घटनाएँ घट रही है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आपको आस-पास जो भी दिखाई दे रहा है, उसको उसी रूप में देखना, उसका विश्लेषण करना और फिर प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना कि आगे क्या हो सकता है, यही काम किया जाता है रियलिज़्म के अंतर्गत। और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे तो सभी ये जो बातें हम कर रहे हैं और क्लियर हो जाएगी आपके। तो समझते हैं, ये किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है इस वर्ल्ड सिस्टम को, ये वर्ल्ड सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इस वर्ल्ड सिस्टम में एक दूसरे देश कैसे आपस में व्यवहार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, ओके, एक देश दूसरे देशों के साथ में, इसको आपको समझना है। तो हम शुरुआत करते हैं कि इस विश्व को हम कैसे समझें और रियलिज़्म इसको कैसे समझाता है, इस विश्व को कैसे समझाता है और अपना कॉन्सेप्ट किस प्रकार से देता है। अब देखिए एक-एक विशेषता देखिए। पहला है एनार्कियल वर्ल्ड सिस्टम, अराजकता विश्व व्यवस्था में क्या है अराजकता? पहला पॉइंट, ये जो वर्ल्ड सिस्टम है वो एनार्किकल है। इसका अर्थ क्या हुआ? विश्व में कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो कि विश्व में जो भी देश है उस पर कंट्रोल कर सकें। बहुत सारे देश आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पर मैं स्टेट शब्द काम में ले रहा हूँ देश के लिए, तो कई सारे स्टेट आपको दिखाई देते हैं। ये विश्व है, ये विश्व है, इसको कंट्रोल करने के लिए विश्व के अंतर्गत जो भी देश है उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। भारत के ऊपर कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके। अमेरिका के ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि इसको कंट्रोल कर सके। ऐसे में ऐसी व्यवस्था जहाँ पर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है देशों के कार्यों को देशों के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए, तो एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर प्रत्येक देश स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए और उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं करेगा, उसी को तो हम कहते हैं एनार्किकल वर्ल्ड सिस्टम। सामान्यतः आप ऐसी व्यवस्था को ऐसे समझते हो कि एक ऐसा विश्व होगा कि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ पर कोई स्टेट नहीं है, वहाँ पर कुछ भी सब कुछ गलत-गलत हो रहा है, ऐसा आप समझते हो अराजकता से। लेकिन अराजकता का जो अर्थ है यहाँ पर अलग है। अराजकता का जो अर्थ यहाँ पर वो अलग है। इसका क्या अर्थ हुआ? सामान्य से देखो आप, सामान्य भाषा में आप देखोगे तो अराजकता का अर्थ होता है विश्व में कोई भी ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो कि राज्य के कार्यों को नियंत्रित कर सके।
राज्य को कार्य को नियंत्रित करने वाली कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, सर्वोच्च सत्ता नहीं है। इसलिए इस विश्व के अंतर्गत जो राज्य है, जैसा चाहता है, जो उसके लिए सही है, वैसा ही करता है। पहला पॉइंट, ये विशेषताएँ हम पढ़ रहे हैं। हम विशेषताएँ पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसकी मान्यताएँ क्या है? मान्यताएँ हम देख रहे हैं। आखिर इसकी मान्यताएँ क्या है रियलिज़्म की? पहली मान्यता आपको क्लियर हो गई होगी, एनार्किकल वर्ल्ड सिस्टम है, ये विश्व कैसा है? ये विश्व कैसा है? इस विश्व में कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। दूसरा पॉइंट, एब्सेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी, इसकी हमने बात किया और इसमें सर्वोच्च सत्ता का जब अभाव है, तो प्रत्येक राज्यों को अपनी सुरक्षा खुद से करनी होगी। इतना समझ में आ रहा है? जब सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, मान लेते हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं हो, तो आप क्या करोगे? यदि आपके आस-पास कोई पुलिस नहीं हो, कुछ आर्मी नहीं हो, तो आप क्या करोगे? सामान्यतः आप क्या करोगे? अपनी सुरक्षा खुद करोगे, ऐसा ही है। तो वर्ल्ड के अंतर्गत भी तो ऐसा ही हो रहा है। विश्व में अपने से तुलना कीजिए राष्ट्र की और पुलिस, इन सब की तुलना कीजिए, कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है इससे। ओके? तो विश्व के अंतर्गत कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा खुद से करना होता है। अपनी सुरक्षा खुद से करना होगा, तो खुद से यदि आप अपनी सुरक्षा करोगे, तो क्या करोगे? अपने पास में ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखोगे। ये बात बिल्कुल ठीक है ना? यदि आपको अपनी सुरक्षा खुद से करनी है, तो आप क्या रखोगे? अपने पास में चाकू रखोगे, रिवॉल्वर रखोगे या अन्य प्रकार से कोई भी वेपन्स रख सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो आपको अपनी सुरक्षा खुद से करना है। उसी प्रकार से इंटरनेशनल वर्ल्ड सिस्टम को आप देखोगे, तो राज्य के ऊपर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, प्रत्येक राज्यों को अपनी सुरक्षा खुद से करनी होती है। ऐसे में प्रत्येक राज्य को जब अपनी सुरक्षा खुद से करनी होगी, तो वो पावर को लगातार बढ़ाएगा। आप भी तो अपने पास में हथियार लगातार कलेक्ट करते जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी सुरक्षा के लिए कितने हथियारों की आवश्यकता है। आपको थोड़ी पता है कि आपके ऊपर कोई आक्रमण करने आएगा, उसके पास में रिवॉल्वर है या बम है या कोई न्यूक्लियर बम है, ऐसा थोड़ी आपको पता चलता है। तो आप क्या करोगे? हम भी लगातार हथियार बनाते जाएँगे, दूसरे देशों से खरीदेंगे, लगातार हम खरीदते जाएँगे। तो प्रत्येक राष्ट्र यहाँ पर क्या करेगा? इनके पास में कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, यानी कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र पावर को अधिकतम करने का प्रयास करेगा और किसी को ऐसा लगेगा कि दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो उससे पहले ही हम उसको समाप्त कर देंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कोई दूसरा देश आप पर आक्रमण करने वाला है, तो आप उसको पहले ही समाप्त कर दोगे, क्योंकि आपके मन में डर रहता है कहीं वो हम पे आक्रमण नहीं कर दे, कहीं वो हमें समाप्त नहीं कर दे, तो होगा क्या? आप उसको पहले ही समाप्त कर दोगे। यही विश्व है, रियलिज़्म यही तो कर रहा है। इस विश्व के अंतर्गत जो घटनाएँ घट रही है, उसका कारण यही है। प्रत्येक देश अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहा है और पावर हथियारों के रूप में बढ़ा सकता है या दूसरे देशों को समाप्त करके भी बढ़ा सकता है कि दूसरा देश अपने बराबर में नहीं आ पाए, और जो भी बराबर में आने का प्रयास करेगा, उसको हम समाप्त कर देंगे। यही तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, यही सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ और यही कोल्ड वॉर में हुआ। कोल्ड वॉर में सोवियत संघ जैसे-जैसे पावर बढ़ाता, वैसे-वैसे अमेरिका पावर लगातार बढ़ा रहा था और अमेरिका जैसे-जैसे बढ़ा रहा था, सोवियत संघ भी अपनी पावर को बढ़ा रहा था, क्योंकि दोनों को नहीं पता था कि हमें कितनी पावर चाहिए, हमें सिक्योर होने के लिए कितनी पावर चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, जब हमें ये नहीं पता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कितनी पावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पावर को बढ़ाते जाएँगे, पावर को हम बढ़ाते जाएँगे। यही रियलिज़्म कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र के ऊपर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, उसकी सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे में प्रत्येक राष्ट्र अपनी पावर को लगातार बढ़ाएगा, और जब वह प्रत्येक देश अपनी पावर को बढ़ाएगा और उसको लगेगा कि उस देश से हमें खतरा है, तो वो क्या करेगा? उस पर आक्रमण कर देगा। इसी को क्या बोलते हैं? शक्ति संघर्ष। तो पावर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, पावर के लिए कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, हमेशा पावर के लिए कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, शक्ति के लिए हमेशा ही संघर्ष चलता है। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति हो। इस रूप में वो लगातार पावर को अपने पास में कलेक्ट करेगा, लगातार अपनी पावर को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इस विश्व में आपको ऐसा ही दिखाई देगा, रियलिज़्म ये तो कर रहा है, ये विश्व ऐसा ही है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही है। आपको ऐसा ही तो दिखाई देता है, इसके अलावा आपको कुछ दिखाई देता है या इस विश्व में बताइए? अभी जब आप पढ़ते हो तो आप इस प्रकार से पढ़िए कि रियलिज़्म ही सही है। एक बार ऐसा पढ़िए आप, जब रियलिज़्म पढ़ो तो अपना पूरा माइंड अपने रियलिज़्म के ऊपर रखो कि हाँ, ऐसा ही हो रहा है विश्व के अंतर्गत, ऐसा ही हो रहा है, वर्ल्ड वार के अंतर्गत भी ऐसा हुआ, वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। हम भी लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है, चीन है, पाकिस्तान है, वो भी लगातार पावर को बढ़ा रहे हैं। उसका कारण क्या है?
भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, अमेरिका, सोवियत संघ, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? इनका बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? पावर को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहता है और प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षित तभी रह सकता है जब उसके पास में पावर हो और पावर प्राप्त करने के लिए हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मैन कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ द अदर मैन, ये डेफिनेशन है पावर का, यानी हम दूसरों से वैसा ही काम करवा ले जैसा हम चाहें, हम दूसरों से वही काम करवा ले जैसा हम चाहें, इसी को तो हम पावर कहते हैं और इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इतना समझ में आ गया आपके? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है क्या इससे रियलिज्म को समझने में? डिटेल से बता रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन समझिए आप इसको, टाइम आपको देना ही चाहिए, ठीक से आपको टाइम देना है। तो ये था रियलिज्म का बेसिक कंसेप्ट और देखते हैं रियलिज्म क्या कहता है। रियलिज्म आगे ये कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यदि कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है तो प्रत्येक राज्यों को अपनी सुरक्षा खुद से करना होगा। जिसका अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ हुआ इसमें राज्य मुख्य अभिकर्ता है, जो मेन एक्टर है वो स्टेट है। यहाँ पर मेन एक्टर कौन है? वो है स्टेट, अभिकर्ता एक्टर, और ये होगा स्टेट। ओके, तो मेन एक्टर यहाँ पर कौन हुआ? स्टेट मेन एक्टर होता है और क्योंकि स्टेट को ही अपनी सुरक्षा करना है, स्टेट ही अपनी सुरक्षा करेगा और सुरक्षा के लिए वो पावर को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो एनालिसिस का जो मेन पॉइंट क्या है, आपसे पूछे एनालिसिस का मेन थीम क्या है रियलिज्म में, तो वो है स्टेट। विश्लेषण का केंद्र कहाँ है? विश्लेषण किस पर किया जाता है? स्टेट के ऊपर। स्टेट को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है रियलिज्म में, क्योंकि स्टेट को ही सब कुछ करना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अनार्किकल है, हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहती है, हमेशा ही उसके ऊपर कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, तो हमें अपनी सुरक्षा खुद से करनी है। और खुद से सुरक्षा कौन करेगा? एक स्टेट। तो स्टेट यहाँ पर मेन एक्टर है, मेन एक्टर है। जो रियलिज्म है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं मानता। नॉन स्टेट एक्टर जितने भी है, नॉन स्टेट एक्टर जितने भी है, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको हम नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में एक बार हम समझ लेते हैं। एक बार हम ये मान लेते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी नॉन स्टेट एक्टर्स है। वो इसको स्वीकार नहीं करता है, वो नहीं मानता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बन सकता है जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त कर दें। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनना पॉसिबल ही नहीं है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्व कर दे, कॉन्फ्लिक्ट को पीस में चेंज कर दे। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना संभव ही नहीं है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। रियलिज्म नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं मानता, वो नहीं मानता कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता जो कि कॉन्फ्लिक्ट को पीस में चेंज कर दें। राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय हितों के लिए आपको क्या चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा खुद से करना है, यही उसका सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा? आप सोचोगे कि सबको भोजन मिले, सबको आवास मिले, सबको पानी मिले, क्या यही हमारा नेशनल इंटरेस्ट है? क्या यही हमारा राष्ट्रीय हित है? क्या यही है? नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिज्म क्या कहता है? प्रत्येक राष्ट्र का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सुरक्षा को अधिकतम करना ही प्रत्येक राज्य का राष्ट्रीय हित है, इसी के लिए वो काम करता है। यदि सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो कहाँ का भोजन, कहाँ का पानी, कहाँ का आवास, मकान, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना, और नेशनल इंटरेस्ट में भी सबसे बड़ा कौन सा? सिक्योरिटी। सुरक्षा को अधिकतम करना है आपको। ये पॉइंट्स है जो कि रियलिज्म की थीम को बताएंगे। कई सारे रियलिज्म के हम टाइप पढ़ेंगे, जैसे क्लासिकल हम पढ़ेंगे, न्यू लिबरलिज्म हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म उसके बाद में नियो रियलिज्म, क्लासिकल नियो रियलिज्म भी हम पढ़ेंगे, जहां पर इन दोनों का आपको मिक्स रूप देखने को मिलेगा। 3 हम पढ़ेंगे, वो आगे हम बात कर लेंगे। तो ये है मेन थीम, रियलिज्म क्या मानता है। और जो हमने अभी बेसिक जो मान्यताएं पढ़ी वो सभी मानते हैं। रियलिज्म, आप कोई भी रियलिज्म पढ़िए, वो सभी ये मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में पावर सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है।
ये सभी मानते हैं, ये सबका मानना है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों हो रहे हैं? पावर को प्राप्त करने के लिए, अपनी सुरक्षा को अधिकतम करने के लिए तो इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ऐसा इसमें कहा जाता है। तो ये मान्यताएँ आपको सब में ही आपको ध्यान में रखना है कि ये मान्यताएँ हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इस विश्व के अंतर्गत यदि आप पीस को एस्टेब्लिश करना चाहें, पीस को लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं? क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप पीस ला सकते हो? क्या ऐसा संभव है? तो रियलिज्म से जब पूछा गया कि कुछ पीस भी आ सकती है कि नहीं आ सकती? शांति आप लाओगे या नहीं लाओगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो वो कहते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है, थोड़ा बहुत संभव हो सकता है बैलेंस ऑफ पावर के द्वारा। शक्ति संतुलन के द्वारा आप पीस ला सकते हो, एक सीमा तक आप ला सकते हो। पीस तो पॉसिबल ही नहीं है, कंप्लीट जो पीस है वो तो पॉसिबल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहेगा। लेकिन यदि कुछ समय के लिए भी आए, तो बैलेंस ऑफ पावर के रूप में पीस आ सकता है। ये क्या होता है बैलेंस ऑफ पावर? ए देश है और एक देश है बी। इन दोनों में जब तक पावर बराबर रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन एक समय के बाद में क्या होता है, बी का पावर बढ़ना शुरू हो जाता है, तब ए डरना शुरू कर देता है कि ये क्या हो रहा है, पावर लगातार बढ़ा रहा है। तो ए वाला क्या करेगा, सी देश के साथ में अपना रिलेशन बना लेगा, डी देश के साथ में रिलेशन बना लेगा। अब इसको लगेगा कि ए वाले के पास में पावर ज्यादा हो गया, अब क्या करेगा बी वाला भी कुछ देशों के साथ में रिलेशन बना लेगा। ये जेड देश हो सकता है, वाई देश हो सकता है, इन देशों के साथ में रिलेशन बना लेगा। तो इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा, बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा, शक्ति संतुलन बना रहेगा। यानी इनके बीच में जो शक्ति है वो इक्वल हो, उनके बीच में जो शक्ति है वो जब तक बैलेंस रहेगी तब तक ठीक है। यदि यदि इसके पास में ज्यादा पावर आ गई तो इसको खतरा हो जाएगा, इस देश को खतरा हो जाएगा और वो क्या करेगा, इस पर आक्रमण कर देगा। इसको डर लगेगा कि इसके पास में पावर ज्यादा होगी तो हम क्या करें, इस पर आक्रमण कर दें। ऐसा ही होता है सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर देखोगे, एक जो ग्रुप बनता है एक जो ग्रुप बनता है वो बनता है जर्मनी का, इटली का और जापान का। वो अलग हो गए। वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा ग्रुप क्यों बना रहे हैं? बैलेंस ऑफ पावर के लिए, शक्ति संतुलन के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, वो शक्ति संतुलन के लिए ऐसा करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो ग्रुप बनता है वो ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और इसके साथ में ही अमेरिका। तो ये बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए ऐसे बैलेंस ऑफ पावर को बनाने के लिए एक गुट बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन ये बैलेंस ऑफ पावर क्यों बनाते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए और थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए कि ये बैलेंस ऑफ पावर बनाते क्यों है, आखिर इनको बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सिक्योरिटी डायलेमा के अंतर्गत। ये इसको लिख लीजिए, सुरक्षा दुविधा। सिक्योरिटी डायलेमा के कारण ये क्या होता है, ये कहाँ से आ गई, ये जो शब्द है वो आपको ठीक से आपको पढ़ना होगा कि ये आखिर शब्द क्या चल रहे हैं। पूरे शब्दों पर ही तो पॉलिटिकल साइंस चलता है। जब आपको शब्द आपको पता चल जाएगा तो आपका पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शब्दों के ऊपर आप ध्यान से फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए। पहला है सिक्योरिटी डायलेमा। ये क्या होता है, दो देशों की हमने बात किया, भारत की हम बात करें और पाकिस्तान की हम बात करें, तो भारत को ये नहीं पता कि हमें अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कितनी पावर की आवश्यकता है। क्या भारत को ऐसा पता है? नहीं। दूसरी बात करें, पाकिस्तान को भी नहीं पता है कि भारत के पास में कितने हथियार हैं। पाकिस्तान को भी नहीं पता है कि भारत के पास भी कितने हथियार है, भारत वालों को भी नहीं पता है कि पाकिस्तान के पास में कितने हथियार है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा भारत भी लगातार परमाणु हथियार बनाएगा, दूसरे देशों के साथ में रिलेशन बना के वहां से भी कुछ हथियार लेके आएगा, परमाणु पनडुब्बियां लेके आएगा जो पानी में चलते हैं, बड़े बड़े जहाज लेके आएगा और कुछ फाइटर प्लेन लेके आएगा, मिसाइल्स लेके आएंगे। उसका कारण क्या है, सिक्योरिटी डायलेमा। यानी प्रत्येक राष्ट्र जो भी इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर के जो भी देश है या इस वर्ल्ड सिस्टम के अंदर जो भी देश है, उनको नहीं पता है कि हमें कितनी आवश्यकता, पावर की कितनी आवश्यकता है। इसलिए उनके मन में हमेशा ये दुविधा रहती है, डायलेमा रहता है कि अब हम क्या करें, हमें ये क्या करें, उनके पास में कितना है, उनके पास में कितना है, तो उसको ये नहीं पता होता है। ऐसी कंडीशन में वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाएगा और इसी के लिए सिक्योरिटी डायलेमा के लिए ही वो बैलेंस ऑफ पावर करेगा।
कि कैसे तो शक्ति का संतुलन बने, हमें नहीं पता है कि अमेरिका के पास में कितनी पावर है, हमें नहीं पता है कि सोवियत संघ के पास में कितनी पावर है। तो क्या करेगा सोवियत संघ वाला, क्या करेगा भारत के साथ में रिलेशन बनाएगा, कोल्ड वार की हम बात करें, चीन के साथ में रिलेशन बनाएगा और भी कई सारे जो देश हैं उनके साथ में रिलेशन बनाएगा। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि अमेरिका के पास में कितनी पावर है। अमेरिका भी इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ में रिलेशन बनाएगा और उसके बाद में एक समय के बाद में चीन के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाएगा। मिडिल ईस्ट पर भी वो कंट्रोल करेगा और जो पश्चिमी यूरोपीय देश है, उन पर भी नियंत्रित स्थापित करेगा। वो ये सब क्यों कर रहा है? बैलेंस ऑफ पावर के लिए। और क्यों? उसके पीछे का रीज़न आप देखोगे तो ये है सिक्योरिटी डिलेमा, यानी एक राष्ट्र को नहीं पता कि हमारी सुरक्षा के लिए कितनी पावर चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र जो भी इस सिस्टम के अंतर्गत है उसको नहीं पता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कितना पावर चाहिए। जब उसको पता नहीं कि कितना पावर चाहिए तो वो बैलेंस ऑफ पावर का सहारा लेते हैं। ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शक्ति संतुलन। ये तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर का संबंध किससे है? रियलिज्म से। क्वेश्चन आता है बैलेंस ऑफ पावर का संबंध किससे है? रियलिज्म से। दूसरा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, आर्म्स रेस। आर्म्स रेस, शस्त्रीकरण। जब हमें ये नहीं पता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कितनी पावर को चाहिए, ऐसे में हम क्या करेंगे? लगातार आर्म्स रेस में लग जाएंगे, हम लगातार हथियारों की दौड़ में लग जाएंगे, हम लगातार हथियार अपने पास में लाएंगे, हम दूसरा हथियार बनाएंगे, हम और पावरफुल हथियार बनाएंगे, दूसरा देश भी लगातार पावरफुल हथियार बनाएगा। इसी को हम कहते हैं आर्म्स रेस। हथियारों के लिए दौड़ हो गई कि किसके पास में ज्यादा हथियार हो। इन दोनों पॉइंट को आपको समझना होगा। आप समझ भी हो गए होंगे कि शक्ति संतुलन और दूसरा आर्म्स रेस, दोनों का संबंध किससे है? रियलिज्म से। रियलिज्म से इसका संबंध है, पहला बैलेंस ऑफ पावर और दूसरा दूसरा आर्म्स रेस, शस्त्रीकरण। इन दोनों का संबंध है रियलिज्म से। रियलिज्म से इनका संबंध है और ये इसी में शामिल करते हैं। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ सकता है और ऑप्शन में आपको बैलेंस ऑफ पावर मिलेगा, दूसरा आपको आर्म्स रेस मिल सकता है, तीसरा आपको डिसआर्मामेंट मिलेगा और चौथा आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी मिलेगा और फिर ऑप्शन आपको बोला जाएगा कि इसमें कौन-कौन सा है। तो आप रियलिज्म में इन दोनों को टिक कर देना कि बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो रियलिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है और जो आर्म्स रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रियलिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रियलिज्म होता क्या है। उम्मीद तो ये करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रियलिज्म क्या होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए आप। मैसेज मुझे कर देना, आपको नंबर शुरू में दिए, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए। टेलीग्राम पे भी वही है और व्हाट्सएप पर भी वही है। कोई भी प्रॉब्लम आए समझने में आप मुझे बता दीजिए। इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट के लिए नया है, कुछ मास्टर स्टूडेंट भी जुड़े हैं, मास्टर जो एमए कर रहे हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, तो उनके लिए समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और हालाँकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो कि रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये काफ़ी आसान है, लेकिन हमें सबको साथ में लेके चलना है और मुझे जब अपनी बात पूरी करनी होती है तो मैं इनको ठीक से बताऊँगा और उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी एक बेहतर अप्रोच आपकी बनेगी। तो इसको स्किप मत कीजिए कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, सब कुछ आपके काम का ही है, सब कुछ आपका काम का ही है, बस ठीक से आप पढ़ते जाइए। ये हो गया इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। चलो इसको रहने दीजिए, इसको बाद में देखते हैं। ये हमने बात कर लिया, ये और देख लीजिए। ये हमने अभी बात किया कि आर्म्स रेस चलता है। दूसरा स्टैटिज्म, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सर्वाइवल, ये शब्द और देख लीजिए आप। स्टैटिज्म होता है राज्य को महत्व देना, सर्वाइवल यानी प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए या उत्तरजीविता के लिए या सर्वाइवल के लिए पावर को अधिकतम करेगा। ये बात आ गया, प्रत्येक राज्य क्या चाहता है? सर्वाइवल होना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, अपनी सोवरेनिटी को बनाए रखना चाहता है और प्रत्येक राष्ट्र अपनी सोवरेनिटी तभी बना पाएगा जब उनके पास में पावर होगी। जैसे आपके पास में पावर ही नहीं है, आपके पास में हथियार ही नहीं है, तो चीन तो कभी भी आप पे कब्जा कर लेगा। आपका जो आपके पास का जो भी आपके पास में क्षेत्र है वो कभी भी ले लेगा। तो आपको क्या करना, अपने सर्वाइवल के लिए, स्टेट के सर्वाइवल के लिए, स्टेट को अपने पास में रखने के लिए, अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आपको आवश्यक है ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हो और प्रत्येक राष्ट्र यही चाहता है। भारत जो स्टेट है वो भी यही चाहता है कि हम सर्वाइवल कर सकें।
जब आपका राज्य ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? राज्य तो होना चाहिए आपके पास में। और एक पॉइंट है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? आपको अपनी सहायता खुद से करनी होगी। आपकी सहायता करने के लिए इस पॉलिटिकल सिस्टम में कोई नहीं है, सभी अपने-अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं और ये वास्तविकता भी है। ये वास्तविकता भी है, प्रत्येक राष्ट्र अपने-अपने हितों के लिए काम कर रहा है। आप सोचोगे कि अमेरिका बहुत अच्छा है, सोवियत संघ अच्छा है, कुछ भी अच्छे नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, सभी अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, यदि आपको ये सब समझना है। प्रत्येक राष्ट्र केवल और केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, इमोशन यहाँ पर नहीं चलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी इमोशन के साथ में काम नहीं होता है, सब कुछ यहाँ पर अपने हेल्प के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए होता है, अपने सर्वाइवल के लिए काम किया जाता है। यदि कोई दूसरा देश आपके साथ में रिलेशन बना रहा है, तो उसका इंटरेस्ट है, बिना इंटरेस्ट के रिलेशन नहीं बनते। एक परिवार के अंतर्गत रिलेशन नहीं बनते इंटरेस्ट के लिए, बिना इंटरेस्ट के परिवार के अंतर्गत भी अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तो आप कल्पना ही कैसे कर सकते हो। अपने आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, क्या बिना इंटरेस्ट के कोई काम हो रहा है? बिना इंटरेस्ट के काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? इंटरेस्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का इंटरेस्ट नहीं, परिवार का जो इंटरेस्ट है वो अलग हो सकता है। क्या बिना इंटरेस्ट के कोई काम हो रहा है परिवार में? आप देखिए अपने आसपास, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाह! इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी तो यही सब चल रहा है, इसको आप ठीक से समझ पाओगे। अगला क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नहीं मानता ये। जब ये कह रहे हैं कि एनार्किकल स्थिति है पूरे विश्व के अंतर्गत, कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को क्यों मानेगा? ये सब कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं, रियलिज़्म जो विचार वो कहेगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी किसी न किसी देश का नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करता है। जैसे 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहूँगा मैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये किसके हितों को पूर्ति कर रहे हैं? आप कहोगे अमेरिका। आपको ऐसा ही कहना होगा। आपको ऐसा ही कहना होगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अमेरिका के हितों को पूरा कर रहे हैं। इसको क्यों बनाया गया? अमेरिका के हितों को पूरा करने के लिए ही इस प्रकार के संगठन बनते हैं। यूएन और इसके अलावा भी आप कई सारे ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो, जो कि प्रत्येक राष्ट्र, जो भी इस प्रकार के राष्ट्र है, यूरोपीय राष्ट्र है या अमेरिका जैसे राष्ट्र है, उनके हितों को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है। आप इसके अलग मत समझिए कि ये कोई परोपकार कर रहे हैं या आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, किसी मोरालिटी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सब कुछ इंटरेस्ट के लिए होता है। ऑर्गेनाइजेशन कोई बना है, तो उसमें भी इंटरेस्ट होगा, ऐसा रियलिज़्म का मानना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को नहीं मानता। विधि को कोई क्यों मानेगा? इंटरनेशनल जो लॉज़ है उसका फॉलो कौन करता है? आपने देखा अभी अमेरिका और चीन और वियतनाम वाला आपने देखा कि ये जो डिसीजन आया था, जो दक्षिणी जो सागर है, चीन सागर वाला है, उस पे अधिकार को लेके चीन और वियतनाम जैसे देश है, उनका कुछ डिसीजन आया था, तो चीन ने कहा हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानेंगे इसको। तो क्या हो गया, ये इंटरनेशनल लॉ ये सब कहाँ काम करता है? कहीं काम नहीं करता। ये तो जो गरीब देश है या छोटे-छोटे देश है, उन पर अपना अधिकार जमाते हैं, अपनी पावर का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप देखोगे जो पावरफुल कंट्री है, वो इसकी बात नहीं मानना चाहे तो नहीं मान रहा। अब क्या करोगे आप? क्या कर लोगे? नहीं मान रहा है, बस इतनी तो बात है। और तीसरा है, सॉरी, अंतिम है हमारा, नैतिकता का महत्व नहीं, मोरलिटी नहीं होता, इमोशन नहीं होता। यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता मोरलिटी की हम मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, हम पूरे विश्व को अच्छा बनाना चाहते हैं, विश्व समुदाय की हम बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा हम देंगे, ऐसी कोई मोरलिटी यहाँ पर नहीं चलती है, मोरलिटी यहाँ पर होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से इस विश्व को समझाने का प्रयास करते हैं और अपनी ये विशेषताएँ देते हैं रियलिज़्म कि ऐसा ही है विश्व, जैसा हम बता रहे हैं, आपको विश्व वैसा ही दिखाई देगा और वास्तव में आप देखोगे, तो आपको ऐसा ही तो दिखाई देता है विश्व। सोचिए, सोचिए कि आपको विश्व इससे अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ऐसा ही विश्व आपको दिखाई देता है? एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कि क्या-क्या पढ़ाया गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका डेवलपमेंट हम देखते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए। जो रियलिज़्म है, रियलिज़्म के 3 पार्ट्स है। पहला है
पहले को हम रियलिज्म ही कहते हैं, या इसको हम क्लासिकल रियलिज्म भी कहते हैं। रियलिज्म कह लीजिए या क्लासिकल रियलिज्म कह लीजिए, एक ही बात है। दूसरा है नियो रियलिज्म। नियो रियलिज्म या इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कह लीजिए, दोनों एक ही है। और तीसरा है क्लासिकल क्लासिकल नियो रियलिज्म। क्लासिकल न्यू रियलिज्म, ये तीसरा है। तो इस प्रकार से हमें 3 रियलिज्म पढ़ना है। पहला रियलिज्म, जिसको हम क्लासिकल रियलिज्म भी कहते हैं या रियलिज्म भी आप कह सकते हो। दूसरा आपको पढ़ना है न्यू रियलिज्म, और तीसरा आपको पढ़ना है क्लासिकल न्यू रियलिज्म। तीनों को हम एक-एक करके समझेंगे, और जो विशेषताएं अभी तक हमने पढ़ी है वो कॉमन है। रियलिज्म आपसे पूछे तो वो विशेषताएं आप बता देना, आपका मेंस हो या आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी एग्जाम हो उसमें आप लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सबकी विशेषताएं एक समान है। अब हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको अब समझना है। मेन विशेषताएं हमने देख ली, इनके बीच में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, इनके बीच में क्या अंतर है वो हम समझेंगे। कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे, टेक्निकल कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई देगा, उन्हीं को हम समझते हैं कि इनमें क्या आखिर डिफरेंस है। शुरू करते हैं रियलिज्म की, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल रियलिज्म। तो आपको यदि क्लासिकल रियलिज्म समझना है तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये भी आपको समझना है, कि इसके जो विचार है, शक्ति के जो विचारों की हम बात कर रहे हैं, राज्यों को सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं, विश्व के अंदर अराजकता है, आखिर इस प्रकार के विचार आए कैसे? इस प्रकार के विचार कैसे आए? क्या हिस्ट्री में कोई ऐसा विचारक हुआ है जो कि इन्होंने इसी प्रकार से इस विश्व को बताया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? इसी को हम देखते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं कि इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। और पुराने हम स्कॉलर की हम बात करें तो थ्यूसिडाइडस इनका एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। प्लेटो के अंतर्गत पढ़ते हो ना आप, ये प्लेटो के अंतर्गत ये पढ़ाया जाता है। तो ये एक वार था 431 से 404 के अंतर्गत एक बड़ा वार हुआ, और इसी वार को इसी बुक में समझाया गया था कि इसमें क्या क्या हुआ, इसके कारण क्या, इसके प्रभाव क्या रहे, सब कुछ इस बुक में बताया जाता है थ्यूसिडाइडस के द्वारा। इसमें वो क्या बताते हैं, पहला पॉइंट, पहला वो बताते हैं कि एक एथेंस था, उसमें एक स्पार्टा था। इन पर खूब सारी मूवी बनी है हॉलीवुड में, यदि आप इंटरेस्ट रखते हो हॉलीवुड से तो आपको यहाँ से बहुत सारी मूवी मिलेगी। हिस्टोरिकल मूवी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो 2 देश थे, सिटी स्टेट जिसको आप कहते हो, सिटी स्टेट छोटे छोटे थे, ये दोनों सिटी स्टेट थे। और होता क्या है कि एथेंस पावरफुल था, यहाँ पर एथेंस पावरफुल था, और जो स्पार्टा है वो थोड़ा कम पावरफुल था। ऐसे में स्पार्टा को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं ये एथेंस हमें समाप्त नहीं कर दें, ऐसा डर उनके मन में रहता था कि एथेंस हमें समाप्त नहीं कर दे। ऐसे में स्पार्टा इनके ऊपर आक्रमण कर देता है, स्पार्टा के द्वारा इस पर आक्रमण कर देता है। और दूसरी बात ये भी, एथेंस के द्वारा कई सारे देशों पर कब्जा उस समय कर लिया था, अधिकार कर लिया था, और बहुत शोषण किया था एथेंस ने भी कई सारे देशों का, जिनको हम सिटी स्टेट उस समय का यदि नाम ले, नगर राज्य, तो उनका शोषण करते थे एथेंस वाले। तो ऐसे में स्पार्टा को इससे डर हुआ, और डर होने के बाद में स्पार्टा ने इस पर हमला कर दिया, और ये युद्ध हो गया। इसी युद्ध को बताते हैं हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं शांति शक्ति संतुलन के कॉन्सेप्ट को, बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को आप इसके माध्यम से समझ सकते हो। कैसे समझोगे, इनके बीच में जब तक बैलेंस रहता है एथेंस और स्पार्टा के बीच में तब तक ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही एथेंस पावरफुल हो जाता है, वैसे ही स्पार्टा को डर महसूस होता है कि कहीं ये हमें समाप्त नहीं कर दें, इससे अच्छा है हम ही एथेंस को समाप्त कर दें। और स्पार्टा के द्वारा एथेंस पर हमला किया जाता है, और ये काफी सक्सेसफुल होता है, एथेंस को बुरी तरह समाप्त कर दिया जाता है स्पार्टा के योद्धाओं के द्वारा। और इसी को आप समझ रहे हो पावर बैलेंस के द्वारा। जब ये युद्ध चलता है और उसी के अंतर्गत आपको एक डायलॉग मिलता है जिसको आप कहते हो मेलेनियन डायलॉग। मेलेनियन डायलॉग इसी के अंतर्गत चलता है। और इस डायलॉग में क्या हुआ, एक उसमें आइसलैंड था, ऐसा कुछ आइसलैंड टाइप में कुछ था, जिसका नाम था मेलोस। इस जगह का नाम है, एक सिटी स्टेट इसको मान लीजिए मेलोस था। और एथेंस वालों ने इसको कहा, मेलोस को कहा, या तो आप हमारे अधीन हो जाइए, नहीं तो हम आपको हरा देंगे।
लेकिन मेलोस ने कहा कि हम तो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हमें नहीं मिल हमें स्पार्टा से भी कुछ लेना-देना नहीं और एथेंस से भी हमें कुछ लेना-देना नहीं। लेकिन एथेंस वाले यहाँ पर चले गए थे इसी मेलोस के द्वीप के ऊपर और कहा या तो आप हमारे अधिकार में आ जाइए, नहीं तो आपको समाप्त कर देंगे। मेलोस ने कहा कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम तटस्थ रहना चाहते हैं, हम किसी भी देश के साथ में नहीं मिलना चाहते हैं। ऐसे में क्या हुआ? एथेंस ने मेलोस को समाप्त कर दिया। तो आपको यहाँ से 2 बातें सीखने को मिल रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस ऑफ पावर के लिए काम किया जाता है और दूसरा दूसरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश न्यूट्रल नहीं रह सकता। ऐसी बात यहाँ पर कही गई कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश से न्यूट्रल नहीं रह सकता, तटस्थ नहीं रह सकता, उसको किसी न किसी देश के साथ में शामिल होना ही पड़ेगा। ये सभी रियलिज्म से जुड़ी हुई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का, ये यहीं से निकल रहा है थ्यूसिडाइडस के द्वारा हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वार, यहीं से ये अपना कॉन्सेप्ट लेंगे रियलिज्म विचारक। आगे चलें। आगे एक बुक है सुनजा का, जो कि बुक लिखते हैं द आर्ट ऑफ वार और इसके अंतर्गत युद्ध की कलाएं बताते हैं। बस इतना ध्यान में रखना, युद्ध के कारण क्या है, कलाएं क्या है, कैसे बेहतर तरीके से एक युद्ध लड़ा जा सकता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है द आर्ट ऑफ वार के अंतर्गत। अगला है कौटिल्य, भारतीय विचारक कौटिल्य। ये भी तो ऐसे ही बात करते हैं, प्रत्येक राष्ट्र को अपनी शक्ति को अधिकतम करना है, ये ऐसी बात कौटिल्य के द्वारा की जाती है और दूसरे देशों के साथ में रिलेशन भी बनाइए और अपना जो ग्रुप है वो पावरफुल अपने आप को कर लीजिए और दूसरे देशों पर कंट्रोल भी आप करने का प्रयास कीजिए। तो कौटिल्य के द्वारा भी तो ऐसा ही कहा गया, पावर को अधिकतम करने का प्रयास होना चाहिए प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा। तो रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से भी कुछ ना कुछ ले रहा है। पेलोपोनेसियन वार जो थ्यूसिडाइडस के द्वारा लिखा गया था वहां से भी कुछ ना कुछ ले रहा है और कौटिल्य के द्वारा भी ले रहा है कि आपके लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य क्या कहते हैं, आप अपने हितों के लिए कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए हित ही सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी सलाह वो चंद्रगुप्त को देते हैं या राजा को ऐसी सलाह देते हैं अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आगे है इसमें क्या लिखा, प्रत्येक संबंधों में हित होता है और बिना हितों के संबंध नहीं बनता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक देश दूसरे देश के साथ में रिलेशन बना रहा है तो उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, बिना इंटरेस्ट के कोई काम नहीं होता है। तीसरा है मैकियावेली, एक बुक लिखते हैं द प्रिंस के अंतर्गत रियलिज्म को 2 बातें सीखने को मिलती है। पहली, मानव स्वभाव के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रिंस की बुक में यहाँ पर मानव के बारे में बताया जाता है। मानव पावर को अधिकतम करना चाहता है, प्रत्येक मानव स्वार्थी होता है, लालची होता है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अपने पास में ज्यादा से ज्यादा पावर हो। ऐसा ही मानव का स्वभाव होता है। ऐसी बातें की जाती है मैकियावेली के द्वारा भी और हॉब्स के द्वारा भी कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर की जाती है। तो मानव स्वभाव को बताया जाता है और फिर मानव स्वभाव के आधार पर सिस्टम को समझाने का प्रयास मैकियावेली करते हैं। किस प्रकार से, हम आगे मॉर्गेंथियो के अंतर्गत देखेंगे कि मानव स्वभाव के आधार पर कैसे विश्व को हम समझ सकते हैं। वो क्या करते हैं, दोहरी नागरिकता, डबल जो मोरलिटी इसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि राजा को नैतिक नहीं होना चाहिए, राजा के लिए नैतिकता का कोई मायना नहीं है, नैतिक होना चाहिए केवल जनता को। दूसरी बात, एक राजा अपने घर के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक हो सकता है, लेकिन जब वह राज्य के लिए काम कर रहा है, राज्य के लिए वो नीतियां बना रहा है या राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कर रहा है तो उसके लिए नैतिकता मायने नहीं रखता। उसके लिए वही सही है जो कि राज्य की पावर को बढ़ाए और जो सही है वही नैतिक है। जो राज्य को सुरक्षित रखे, राज्य के हितों को फुलफिल करे, वही नैतिक है। ऐसी बात मैकियावेली के द्वारा कही गई। उसके बाद में हॉब्स आते हैं लेवियाथन बुक में, जो कि 1651 के अंतर्गत आती है। वो भी मानव के स्वभाव के आधार पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में एक राजा को पावरफुल बना देते हैं और वो भी शक्ति के बारे में बताते हैं कि शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो भी पावर के कारण ही हुआ है।
तो इस प्रकार से आप एक डेवलपमेंट देख सकते हो क्लासिकल रियलिज्म का। क्लासिकल रियलिज्म अपने कॉन्सेप्ट यहीं से लेता है, यहीं से उनको सभी प्रकार के जो अपने कॉन्सेप्ट है वो मिलते हैं। थ्यूसिडाइडस से बैलेंस ऑफ पावर मिलता है और कोई भी राष्ट्र न्यूट्रल नहीं रह सकता। दूसरा कौटिल्य ने कहा कि हित ही सबसे महत्वपूर्ण है, प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों के लिए काम करता है। तीसरा हमने देखा यहाँ पर कौटिल्य हमने देख लिया, उसके बाद मैकियावेली देखा जो मानव स्वभाव के आधार पर इस सिस्टम को समझाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद में होप्स भी कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो भी सुरक्षा के लिए हुआ है, पावर के लिए हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति अपने को जीवित रखना चाहता है, इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो सभी विशेषताएं हैं वो हमें देखने को मिलती है रियलिज्म के अंतर्गत। पहले मैंने जो भी आपको बताया वो सब आपको यहाँ एक बार फिर से देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं क्लासिकल रियलिज्म। इसका बैकग्राउंड हमने देखा कि क्लासिकल रियलिज्म का बैकग्राउंड, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस प्रकार से, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से है, इन्होंने अपने विचार कहाँ से लिया। और अब इसके सबसे प्रमुख विचार है मॉर्गन थ्यू, जिनका बहुत फेमस बुक है 1948 के अंतर्गत इनका बुक आता है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। 1948 का ये समय है। रूजवेल्ट ट्रूमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं उनको भी ये सलाह देते हैं कि ऐसा कीजिए। बहुत उसमें ये बड़े एडवाइजर भी रहे हैं उस समय के। उसके बाद में आइजनहोवर, उसके बाद में केनेडी जब राष्ट्रपति बनते हैं तब भी मॉर्गन के द्वारा काफी सपोर्ट किया जाता है। वो बताते हैं कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है और आपको क्या करना है। केनेडी के टाइम में तो ये भी था, केनेडी जो कि 1961, 62, 63 इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, तो उनको तो सलाह भी देते हैं मॉर्गन थ्रू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। काफी एडवाइजरी उनका जो कमेटी होता है या उनके आसपास जो लोग होते हैं जो उनको एडवाइजरी देते हैं, उनमें बहुत बड़े मॉर्गन थ्रू रहते हैं। एक बड़े पद पर मॉर्गन थ्रू हमेशा से ही रहे हैं अमेरिका पॉलिटिक्स के अंतर्गत। और इन्हीं का ये फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि 1948 के अंतर्गत आती है और एक नई अप्रोच के साथ में आती है। एक विश्व को समझने का एक नया दृष्टिकोण देता है जिसको हम कहते हैं रियलिज्म। तो रियलिज्म की जो वास्तविक शुरुआत है वो यहीं से होती है। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बताया गया है कि रियलिज्म क्या होता है, ये इनके द्वारा बताया गया। और अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि रियलिज्म क्या है और ये समझाने के लिए ये विश्व कैसा है, इस विश्व में ये विश्व कैसे कंटिन्यू करता है, इस विश्व के अंतर्गत कैसे प्रैक्टिस हो रहा है, राज्य कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, ओके, कैसा व्यवहार राष्ट्र कर रहे हैं, विभिन्न जो राष्ट्र है कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए 6 प्रिंसिपल देते हैं, 6 सिद्धांत अपने देते हैं इसी बुक के अंतर्गत पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि 1948 के अंतर्गत आती है। तो एक एक करके हम समझते हैं कि आखिर इनका कॉन्सेप्ट क्या, आखिर मॉर्गन थ्रू क्या कर रहे हैं। आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, जो हमने अभी तक पढ़ा है रियलिज्म के अंतर्गत वो ही एक बार फिर से हम पढ़ेंगे तो आपका साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। तो 6 प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किसके बाद में आ रहा है। तो शुरू करते हैं एक एक से। पहला इसमें मेन थीम ऑफ क्लासिकल रियलिज्म की ये मेन थीम है। इसके अंतर्गत पॉलिटिकल रियलिज्म बिलीव दैट पॉलिटिक्स लाइक सोसाइटी इन जनरल इन गवर्नड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज को अंडरलाइन कीजिए, दैट हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर, ऑब्जेक्टिव लॉ। समझ रहे हो इसको? समझिए इसको, थोड़ा सा समझिए इसको। ये क्या कहते हैं अपने प्रथम कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, प्रथम थ्योरी। 6 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, मानव स्वभाव कैसा है। मानव स्वभाव बताइए, मानव स्वभाव कैसा है। मानव स्वभाव अपनी सुरक्षा को हमेशा ही अधिकतम करना चाहता है और सुरक्षा को अधिकतम करने के लिए वो पावर को अधिकतम करता है, अपने पास में पावर को अधिकतम करता है। ये मानव स्वभाव है। होब्स का याद है क्या आपको? होब्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे आगे। होब्स का ऐसा ही तो विचार है। मानव स्वभाव कैसा होता है, वो पावर को अधिकतम करना चाहता है और पावर को अधिकतम क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए। ये मानव का स्वभाव है। दूसरी बात, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कुछ वैसा ही हो रहा है और ये जो मानव का स्वभाव है ये फिक्स है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ यानी जो फिक्स हो, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हो। जैसे हम ऑप्शन लगाते हैं ना एग्जाम के अंदर, A B C D,
उसका आंसर एक ही तो होता है, ए होता है या बी या सी या डी। उसी प्रकार से ये पहला प्रिंसिपल है जिसमें बता दिए कि मानव स्वभाव फिक्स होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये वस्तुनिष्ठ स्वभाव मानव का होता है। और आगे वो क्या बताते हैं इसी प्रिंसिपल के अंदर क्या तो वो बताते हैं कि मानव स्वभाव ऐसा है, लेकिन इस विश्व को जो चलाने वाले पॉलिटिकल लीडर है वो कौन है? आंसर दीजिए आप। आपका देश का जो सिस्टम चला रहे हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डिफेंस के अंतर्गत हमारी आर्मी, पुलिस, ये सभी तो देश को चला रहे हैं सुरक्षा के लिए, सुरक्षा को अधिकतम यही तो कर रहे हैं यही लोग, पॉलिसी यही बना रहे हैं, पॉलिसी को लागू ये सब कर रहे हैं। ये सब कौन है? इंसान ही है ना, मानव ही तो है। तो ये सभी कौन है? इस व्यवस्था को जो चलाते हैं, इस विश्व को जो चलाते हैं, जितने भी लोग इस विश्व को चलाते हैं, ये भी सभी व्यक्ति है, मानव है। और और मानव का स्वभाव कैसा है? मानव का स्वभाव है अपनी सुरक्षा को अधिकतम करना, मानव का स्वभाव है पावर को अधिकतम करना, क्योंकि प्रत्येक मानव अपने आप को जीवित रखना चाहता है, अपने आप को सर्वाइवल करना चाहता है। और जब मैं कह रहा हूँ कि इस सिस्टम को बनाने वाले लोग भी व्यक्ति है, मानव है, तो इस विश्व को कैसा बनाएँगे वो? इस विश्व को कैसा बनाएँगे? इस विश्व के अंतर्गत जो भी काम करेंगे वो सुरक्षा को अधिकतम करने के लिए करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री फोर्स वो लाएँगे और पावर को बढ़ाएँगे, लगातार वो पावर को बढ़ाएँगे, क्योंकि जैसा मानव का स्वभाव है वैसा ही इस विश्व को हम चलाते हैं। क्योंकि इस विश्व को चलाने वाले जो भी लोग हैं वो सभी व्यक्ति है, और जब व्यक्ति इस विश्व को चलाते हैं तो वो वैसा ही प्लान बनाएँगे, वैसे ही नीतियाँ बनाएँगे जैसा वो खुद है। जैसे हमारे पीएम महोदय क्या है? एक मानव है। और मानव का स्वभाव कैसा होता है? मानव का स्वभाव होता है कि वो अपने आप को जीवित रखना चाहता है, अपने आप पावर को अधिकतम करना चाहता है, अपना सर्वाइवल करना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे? वो जो भी नियम बनाएँगे वो इसी प्रकार से बनाएँ कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे, राज्य के अंदर जो व्यक्ति है वो सुरक्षित रहे, वो सर्वाइवल कर सकें। तो ये इनका पहला प्रिंसिपल है, समझ में आ गया होगा। तो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो कैसे चलता है? वो मानव का जो ऑब्जेक्टिव जो स्वभाव है, मानव का जो व्यवहार है, जो कि ऑब्जेक्टिव है जिसमें चेंज नहीं हो सकता, जो कि पावर और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो स्वभाव है, उसी के आधार पर ये विश्व चलता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसी के आधार पर चलता है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव लॉ है, ये वस्तुनिष्ठ कानून है, इसी के अनुसार ये विश्व चलता है, क्योंकि मानव ही ऐसा है और कानून बनाने वाले, उसको लागू करने वाले, विश्व व्यवस्था को चलाने वाले सभी मानव है। तो जैसा मानव है वैसा ही तो इस विश्व को बनाएँगे, यही इनका पहला प्रिंसिपल है। तो विश्व को ये किस रूप में देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि ये सभी जो ये जो विश्व चल रहा है वो इसी के आधार पर चल रहा है, मानव का वस्तुनिष्ठ स्वभाव। जो मानव का स्वभाव है उसी के आधार पर ये विश्व चल रहा है। मानव के स्वभाव के आधार पर इस विश्व को समझाने का काम मॉर्गन के द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है कि पहला प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रिंसिपल, चलो इसको और देखते हैं। मानव प्रकृति को महत्वपूर्ण मानता है, ह्यूमन नेचर महत्वपूर्ण फोकस किया जाता है। ह्यूमन नेचर कैसा होता है? पावर और सुरक्षा से जुड़ा हुआ। मानव के व्यवहार के आधार पर ही इंटरनेशनल रिलेशन का निर्धारण होता है। डिटरमाइन यदि हम करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, तो मानव स्वभाव के आधार पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। कौन करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण? मानव। और जब मानव हो, नीति निर्माता कौन होता है? मानव। जब कानून बनाने वाला, लागू करने वाला, कुछ भी डिसीजन लेने वाला जब मानव ही होता है, और मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो पावर को अधिकतम करना चाहता है, तो वैसा ही तो ये पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा। इसलिए रियलिज्म में कहा गया, पहला कॉन्सेप्ट, जैसा मानव वैसा राज्य। जैसा मानव है वैसा ही राज्य है, ये मेन थीम है क्लासिकल रियलिज्म की। जैसा मानव है वैसा ही राज्य होता है। तो मानव का जो नेचर है उसके इक्वल होता है स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, ये वैसा ही होता है जैसा राज्य है, सॉरी जैसा मानव है वैसा ये सिस्टम चलता है। तो पहला प्रिंसिपल समझ गए। Human nature to want power, states are led with by the individual with and innate need to dominate their revival. हैंस मार्गेंटिव, ये है हैंस मार्गेंटिव, फोटो देख लीजिए इनकी। और
मॉर्गेनथ्यू एंड क्लासिकल रियलिज्म, ये भी आप देख लीजिए, ये बुक है, इनका पूरा नाम आपको ध्यान में रखना बुक का। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, बुक का नाम ही ऐसा है, तो आपको पढ़ने की क्या हो सकता है, द स्ट्रगल होता है पीस, पावर के लिए और पीस के लिए, द स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, 1948। ओके, चलिए सेकंड प्रिंसिपल समझते हैं। दूसरा भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित सबसे प्रमुख तत्व है, राष्ट्रीय हित ही सबसे प्रमुख तत्व है, ऐसा इसमें कहा गया। प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को अधिकतम करना चाहता है। भारत क्या करेगा, भारत जो भी अपनी पॉलिसी बनाएगा, जिस देश के साथ में रिलेशन बनाएगा, वो अपने हितों को ध्यान में रखेगा, अपने हितों को ध्यान में रखेगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास में पेट्रोल नहीं है, आपके पास में पेट्रोल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डीजल भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो हम खाड़ी देशों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाएंगे गुरुजी। खाड़ी देशों के साथ में आपको अच्छे रिलेशन बनाने होंगे, क्यों, क्योंकि आपको इसका नीड्स है, आपको इसकी आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, आपका जो कल्चर है, आपका जो कल्चर है वो भी इन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ है। आपका जो देश है उसमें एक बड़ी कम्युनिटी का जो कल्चर है इनके समानांतर है। ओके, तो कल्चर भी एक इंटरेस्ट का पॉइंट हो गया, कल्चर हो गया, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक एक हमारा इंटरेस्ट हो गया। इन सब के कारण हम खाड़ी देशों के साथ में रिलेशन बनाते हैं, इन देशों के साथ में हम रिलेशन बनाते हैं, तो ये आप समझ गए। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राष्ट्रीय हित। अभी हम बात करें नेपाल की, हम बात करें तो नेपाल का जो झुकाव आपको अभी देखने को मिलेगा वो चीन की तरफ है, क्योंकि नेपाल को लगता है कि चीन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कोई भी किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता और स्थायी दुश्मन नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। जैसे पहले हमारे सोवियत संघ के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे और अमेरिका के रिलेशन अमेरिका के साथ में अच्छे थे, लेकिन वर्तमान जो सिनेरियो है, कंटेम्पररी जो वर्ल्ड सिस्टम आप देखोगे, कुछ कुछ चेंज आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको चेंज देखने को मिल रहा है, जहां पर भारत का जो झुकाव हो अमेरिका की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है और पाकिस्तान का जो झुकाव है वो सोवियत संघ की तरफ आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जुड़ा हुआ है नेशनल इंटरेस्ट के में, यहाँ जुड़ा हुआ है नेशनल इंटरेस्ट। तो प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों के लिए काम करता है, प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों के लिए काम करता है, और रिलेशन में जो चेंज होता है, इस विश्व में जो भी चेंज हो रहा है इसी के लिए तो हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। और एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल और आगे हम दे देंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए तो इतना काफी है। तीसरा है राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं, इसको अभी अभी हमने देखा, एक बार फिर से देखिए, इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनेमिक। कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो कि स्थायी है, उसमें चेंज नहीं होते हैं, ऐसे उसमें चेंज नहीं होता। ओके, जैसे हमारे अभी जो हित है वो है दूसरे देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाना, ये हमारा स्थायी हित है कि हम पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इन देशों के साथ में, या अफगानिस्तान, इन देशों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए। क्यों, क्योंकि इनके साथ में हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और जब तक बॉर्डर पर पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा तब तक इस राज्य को, जो राज्य है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे जो इकोनॉमी का एक जो बड़ा पार्ट है वो तो वहीं पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वहीं पर बॉर्डर पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये जो हित है हमारी स्थायी है, ये स्थायी हित है। प्रत्येक राष्ट्र अपना डेवलपमेंट करना चाहता है, अपना आर्थिक जो डेवलपमेंट, आर्थिक विकास है वो करना चाहता है। ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये है स्थायी, ये फिक्स हो गया, इसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे हित होते हैं जो अस्थायी है, टेम्पररी है, डायनेमिक है, चेंज होते रहते हैं। जैसे यदि आप कोल्ड वार की हम बात करें तो दो देश आप समझिए, इजराइल और दूसरा खाड़ी देश रहने दीजिए, फिलिस्तीन आप देख लीजिए, फिलिस्तीन और इजराइल, दो देशों की सहायता से हम ये जो अस्थायी हित होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, इसको समझ सकते हैं। कैसे समझोगे आप, इजराइल के साथ में हमारे संबंध 1992 के आसपास बनते, इससे पहले हमारे संबंध इजराइल के साथ में नहीं थे। उसका एक कारण कल्चर भी है,
कल्चर भी है, क्योंकि खाड़ी देश और इजराइल इनके बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। 1948 से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, और भारत के जो रिलेशन है वो खाड़ी देशों के साथ में अच्छे हैं, और अच्छे होने के कारण क्या है, उनके साथ में हमारा इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हमने इससे पहले बात किया। तो हमारे जो रिलेशन है वो फिलिस्तीन और खाड़ी देशों के साथ में बेहतर थे। उसका 2 कारण मैंने बताए, कल्चर रिलेशन हमारे इनके साथ में है, दूसरा हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और तीसरा तीसरा हम जुड़े हुए हैं सोवियत संघ से, और सोवियत संघ एक समाजवादी देश है, एक साम्यवादी देश है, और जो इजराइल था वो एक पूंजीवादी देश था जो कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। इसलिए इसलिए हमारे जो रिलेशन है वो इजराइल के साथ में नहीं बनते। 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइवल कीजिए, एक बार फिर से आप देखिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इजराइल के साथ में हमारे रिलेशन इसलिए नहीं थे, लेकिन जैसे ही कोल्ड वार समाप्त हुआ 1991 के अंतर्गत, जब कोल्ड वार समाप्त होता है उसके बाद में इजराइल के साथ हम संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। पहला पॉइंट क्यों? कारण कारण कि जो कोल्ड वार चल रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो समाप्त हो गया, और फिर हमने इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, और खाड़ी देशों के साथ में हमारे जो पहले रिलेशन थे वो रिलेशन अभी भी रहे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने उनको पूछा खाड़ी देशों को कि हम इजराइल के साथ में संबंध बना रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? उन्होंने कहा ठीक है, आप बना लीजिए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। तो हम इजराइल के साथ में रिलेशन बनाना शुरू कर दिया हमने। तो ये सब क्या हो रहा है, डायनेमिक आप देख रहे हो, चेंज होता रहता है। कई सारा इंटरेस्ट आपके साथ में होता है कि पहले किसके साथ में अच्छा रिलेशन था, पहले किसके साथ में था, सब कुछ चेंज हो रहा, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं होता। ना तो यहाँ पर कोई दुश्मन होता है, ना कोई यहाँ पर दोस्त होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में जो स्थायी होता है वो होता है हित, इंटरेस्ट। हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वही स्थायी होता है, जो उससे जुड़ा हुआ है उससे हम दोस्ती कर लेंगे, और जब भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट किसी देश के साथ में नहीं जुड़ा है तो हम उसके साथ में रिलेशन हम नहीं बनाएंगे। इसलिए ये क्या है, ये है डायनेमिक। सेकंड प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। तीसरा देखिए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा हो गया है राष्ट्रीय हित हो गया, और राष्ट्रीय परिवर्तनशील होते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए चौथा समझते हैं। कुछ नया है क्या? नहीं, प्रिंसिपल वही है जो हमने पहले पढ़े। Abstract moral principle cannot be applied to politics. Can't be applied to politics. इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। किनको? मोरल को। जो मोरल प्रिंसिपल है उसको आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। राज्य दूसरे देशों के साथ में व्यवहार करता है तो इसको आप उसको ध्यान में नहीं रखेगा। बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान के सैनिक भी वहीं पर रहते हैं, और भारत वाले सैनिक भी इधर रहते हैं। पाकिस्तान वाला पूछेगा बताइए देश में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, और हम कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो बहुत नैतिक है, ईमानदार है, हमारे अंतर्गत मोरलिटी कूट कूट के भरा गया है बचपन से हमारे परिवार वालों के द्वारा, और जब आप उनको सब कुछ बता दोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मोरलिटी नहीं चलता। ईमानदारी क्या होता है, इससे जो मोरल है, मोरल जो प्रिंसिपल है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं, हम प्रिंसिपल पर फोकस नहीं करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मोरलिटी पर नहीं चलती है, इमोशन के साथ में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं चलती है, वो तो केवल नेशनल इंटरेस्ट के साथ में चलती है। नेशनल इंटरेस्ट के साथ में ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है। तो राज्य का व्यवहार नैतिकता द्वारा संचालित नहीं होता। जो प्रिंसिपल है, मॉरल प्रिंसिपल है, उसको अप्लाई नहीं करोगे। ये बातें ठीक है तो कह रहा मॉर्गन थ्यू जो भी बात कर रहा है सही लग रहा है आपको, और ये ठीक भी लग रहा है। एक अप्रोच तो हम समझ ही सकते हैं तो कि ऐसा तो विश्व में हो रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे क्या कोई स्टूडेंट है आप में से जो इनको इनकार कर सकता है कि ऐसा नहीं हो रहा है? दूसरा भी हो रहा है, लेकिन इतना तो हो रहा है, ये आप समझिए। इस रूप में ये विश्व को समझ रहा है कि ऐसा ऐसा विश्व के अंतर्गत होता है। फोर्थ प्रिंसिपल है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी राज्य का व्यवहार सार्वभौमिक मान्यता से प्रभावित नहीं होता है। यूनिवर्सल कुछ होता है क्या ऐसा? यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल एग्जाम्पल लीजिए आप,
एग्जाम्पल लीजिए मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। मानवाधिकार का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसके लिए। जैसे चीन ने हमारे ऊपर हमला किया और हम उनके ऊपर हमला नहीं करें, हमें लगेगा कि ये वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर समाप्त हो जाएँगे, मर जाएँगे, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे। ह्यूमन राइट्स थोड़ी यहाँ पर काम करेगा। यदि आप पे कोई हमला करता है, तो आप फिर से रिटर्न उस पर करोगे, अटैक आप करोगे। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या कहा गया, जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है, ह्यूमन राइट्स है, ये सब काम नहीं करता है। ये सब यहाँ पर काम नहीं करता है। जैसे हम बात करें, जब श्रीलंका की आप बात करोगे, तो श्रीलंका के अंतर्गत जो वार हुआ था, सिविल वार वहाँ पर हुआ था तमिल इश्यू को लेके, तो तमिल इश्यू को लेके जो वार हुआ था, उसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है। उसके कारण यही है कि वो भी अपनी सुरक्षा चाहता था और मानव अधिकारों को समाप्त कर देता है। यदि 2 को समाप्त करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति मर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए। राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। जब राज्य रहेगा तभी तो व्यक्ति इसमें रहेंगे। जब राज्य ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कहाँ पर रहेंगे? तो मोरल प्रिंसिपल नहीं चलते, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल यहाँ पर काम नहीं करते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत। कहीं आप सोचने लग जाओ कि मानवाधिकार चलेंगे, मानवाधिकार के आधार पर हम काम करेंगे, पर दूसरे देशों को हम नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब कुछ आइडिया है, ये सब विचार हो सकता है, हवा में बातें आप कर सकते हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगला प्रिंसिपल देखें, अगला है ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वायत्त क्षेत्र, ये ऑटोनोमस होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी ऑटोनोमस होता है। जैसे 2 राष्ट्रों के बीच में इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आपको पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ऑटोनोमस है, इसको आपको अलग एक विषय के रूप में पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, इसका जो स्टडी है, इसका स्टडी भी इतना डायनेमिक है कि आप इसको एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्टडी कर सकते हो। तो ये भी एक 6 प्रिंसिपल हो गया। ये क्या है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो स्वायत्त है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे भारत और अमेरिका का यदि आप रिलेशन देखोगे, तो इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करेगा, ऐसी बात ये कर रहे हैं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पॉलिटिक्स है वो ऑटोनोमस है, दूसरे का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। आर्थिक कार्य क्या है, सांस्कृतिक कार्य क्या है, इसका प्रभाव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। ये ऑटोनोमस है, दूसरों के साथ में इस प्रकार की कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। ये बात यहाँ पर 6 प्रिंसिपल में मॉर्गेंथ्यू के द्वारा कही गई। तो इसमें और भी है, आगे हमें पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। शायद क्लास काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन मॉर्गेंथ्यू को कंप्लीट कर लेते हैं ना, मॉर्गेंथ्यू कर लेते हैं। जब मॉर्गेंथ्यू से ये पूछा गया कि ये बताइए अब हमें कि इतना सब तो हो गया, इतना सब आप बात करोगे, ऐसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये विश्व होता है, तो क्या पीस नहीं आता है? तो उन्होंने कहा कि पीस आ सकता है डिप्लोमेसी के द्वारा, कूटनीति के द्वारा पीस आ सकता है, लेकिन स्थायी नहीं आएगा। स्थायी कोई भी पीसफुल एनवायरनमेंट इस विश्व व्यवस्था में नहीं बन सकता, अस्थायी बन सकता है, टेम्परेरी यहाँ पर बन सकता है, और वो भी किसके द्वारा? कूटनीति के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है शांति को कैसे स्थापित करें, और सबसे महत्वपूर्ण क्या बताते हैं कि पीस को क्या लाया जा सकता है। पहले तो वो मना कर देते हैं कि पीस आ ही नहीं सकता, उनसे पूछा गया तो पीस नहीं आएगा। फिर पूछा है कि फिर भी बताइए हमें, यदि लाने का प्रयास ही करें तो क्या आ सकता है? बोले ठीक है, यदि आप हमारे ऊपर इतना जोर दे रहे हो तो बता रहा हूँ मैं। वो बोले कि डिप्लोमेसी के द्वारा आप ला सकते हो इसको। डिप्लोमेसी यदि 2 राष्ट्रों के बीच में है या किसी अन्य प्रकार से डिप्लोमेसी हो सकती है, तो उसके द्वारा आप शांति ला सकते हो। ऐसी बात मॉर्गेंथ्यू के द्वारा कही गई, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इनकी कुछ किताबें हैं। पहला है, ये देख लीजिए, किताबें आपको दिखाई दे रही है। साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स, हैंस जे मॉर्गेंथ्यू का ये एक बुक है। द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, ये है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन हमने देख लिया। और इन डिफेंस ऑफ द
नेशनल इंटरेस्ट ये भी एक बुक है, और डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स ये भी एक बुक है। जो ध्यान में रखनी है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन आपको ध्यान में रखना है, और जो सेकंड बुक है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स ये आपको ध्यान में रखना। दो बुक सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप देख लेना, बाकी ध्यान में रखो तो रख लेना, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फैक्ट और देखते हैं मॉर्गेंथ्यू से जुड़ा हुआ। मॉर्गेंथ्यू से जुड़ा हुआ ये समय था वियतनाम वार का। वियतनाम वार का युद्ध था, सॉरी समय था, और ये शुरुआत लगभग 1954 में हो जाता है। 1954 में अमेरिका इंटरफेयर करता है वियतनाम के अंतर्गत, और ये भी उसका सपोर्ट करते हैं आइजनहॉवर जो उसमें राष्ट्रपति रहते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं कि ठीक है आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में केनेडी जब राष्ट्रपति बनते हैं, वो कहते हैं कि इनके साथ में हम पीस रिलेशन बनाएंगे, शांति बनाने का प्रयास हम वियतनाम के साथ में करेंगे। और आपको ध्यान होगा, यदि नहीं है तो बता दें, जब पीस की बात किसी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तो उनको मार दिया जाता है। अमेरिका में ऐसा हो चुका है। अमेरिका में जब पीस की बात की जाती है, शांति स्थापित करेंगे, सोवियत संघ के साथ में शांति बनाएंगे, वियतनाम के साथ में हम सेना बुला लेंगे, उनके साथ में रिलेशन ठीक करने का प्रयास करेंगे। जब कैनेडी के द्वारा ऐसे बातें कही तो अमेरिका के जो बिजनेसमैन थे, जो हथियारों से जुड़े हुए थे, उन्होंने उनकी एक बड़ी लॉबी बनती, और उसको कैसे उसको समाप्त किया जाता है, ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना, बस एक फैक्ट है जो आप देख सकते हो। तो डिसेंट ऑफ द वियतनाम वॉर, पहला पॉइंट है मॉर्गेंथ्यू वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द रूजवेल्ट एंड ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन। रूजवेल्ट और ट्रूमैन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो प्रशासन है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मॉर्गेंथ्यू वाज ए कंसल्ट ऑफ द कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 1961 टू 1963, और उसमें एक बड़े सलाहकार के रूप में भी एक भूमिका निभाते हैं कैनेडी के समय। और जॉनसन जब राष्ट्रपति बनते हैं, और जॉनसन काफी अग्रेसिव रहते हैं 1964 में, 5-6 के आसपास काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, और वो चाहते थे कि वियतनाम को अब हम सबक सिखाएंगे, वो बहुत हो गया उनका, बहुत हमारे सैनिकों को उसने समाप्त कर दिया और हम उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर मॉर्गन थे, उनको कहते हैं कि नहीं नहीं, एक बार रुक जाइए, उनके साथ में रिलेशन आप ठीक बनाइए, थोड़ा ठीक कीजिए आप। तो थोड़ा सा विचारों में असहमति आ जाती है जब जॉनसन के साथ में, तब वो उनको हटा देते हैं। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, पहले कंसल्टेंट, यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक सलाहकार होते हैं, वहां पर उनको हटा दिया जाता है मॉर्गेंथ्यू को, यहाँ पर जॉनसन के द्वारा। और फिर जॉनसन के द्वारा एक बड़ा हमला भी किया जाता है वियतनाम में उस समय। ओके, तो ये सब पॉइंट्स इन्हीं के साथ में जोड़े हुए हैं। ये सब क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो उसको इतना डिटेल से पढ़ लीजिए कि सब कुछ समझ में आ जाए। यही मेरा उद्देश्य है। अप्रोच को हम डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, उसके आसपास की कहानियां हम पढ़ रहे हैं, घटनाएं हम देख रहे हैं, किस्से हम देख रहे हैं, जिससे एक बेहतर समझ आपकी बन सके। आप इसमें रटते रहते हो कि क्या होता है रियलिज्म की 5 विशेषताएं पढ़ोगे, उसके बाद में क्या करोगे, मॉर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल पढ़ोगे, इसकी कौन सी बुक है, इनकी कौन सी बुक है, ये सब आप पढ़ते हो और 1-2 पेज में निपटा देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप इनको बेहतर तरीके से समझना है तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नोट्स दिए जाएंगे, उसको एक बार पढ़ लीजिए और इनका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए 1 पेज में। जो अभी तक हमने बात किया उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लीजिए उनको, और जो नोट्स दिए जा रहे हैं उसमें भी यदि 1-2 पॉइंट लगे तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो आपका अच्छा क्लास हो जाएगा, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये काम करना है, ये काम जरूर आपको करना है। क्लास को सबसे पहले ठीक से देखिए, इसमें जो अच्छे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको नोट कीजिए, और कुछ कॉन्सेप्ट यदि अच्छा है जो एग्जाम में आने लायक है उसको आप नोट कीजिए, और उसके बाद में जो आपको एक पीडीएफ दे रहे हैं उसको आप रीड कीजिए। उसमें भी यदि कुछ ठीक लगे तो उसको भी आप 1-2 लाइन आप उसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो क्लासिकल रियलिज्म अभी और भी इसमें कुछ बाकी है पॉइंट्स। शुरुआती क्लास था तो इसमें हमें डिटेल से हमें समझना होता है, और अप्रोच को मैं हमेशा ही डिटेल से आपको समझाता हूँ। पहले की जो क्लासें थी उसमें भी हमने डिटेल से बात किया, लेकिन ये जो क्लास है इसमें तो हमने बहुत डिटेल से हम बातें करेंगे हर टॉपिक के बारे में। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज छोड़ दीजिए, बेझिझक कोई मैसेज छोड़ दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, अगली क्लास में उस पर डिस्कशन कर लेंगे, या क्या करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है उनका संडे हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। जो भी प्रॉब्लम है वो बताओगे और संडे को एक क्लास ले लेंगे, या लाइव के रूप में कुछ बातें कर लेंगे जहाँ पर आप हमें प्रॉब्लम बताओगे और वहाँ पर आपका समाधान किया जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ कर लेंगे। तो ऑनलाइन कोर्स से चल ही रहा, आप इससे जुड़ जाइए। ओके, और इस क्लास को दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे
सभी को फ़ायदा हो इससे।